नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और आज हमारा आप एपिसोड देखते हैं आज के दिन, जिसका नाम है ऋषि कृषि। उसके अंतर्गत आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कृषि विशेषज्ञ अतुल कुमार जी। आज पर्यावरण दिवस भी है, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। आज उसी से संबंधित हम इनसे बातें करेंगे। अतुल कुमार जी, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों के एवं समतुल्य साथियों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज इस पर्यावरण दिवस पे हम जो चर्चा करने वाले हैं, आशा और एवं उम्मीद है कि इनसे किसानों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और अपने खेती बाड़ी एवं जो भी पर्यावरण से संबंधित उनकी जो रुझान है वो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। सर, आप ये बताइए कि हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। कहा जाता है कि अगर पर्यावरण है तभी हम लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सचेत नहीं रहते। जो ये पॉलीथीन होता है, इसको नहीं ज़्यादा यूज करना चाहिए, या जो हमारे आसपास कूड़े करकट इतने फैलते जा रहे हैं, जान करके हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कहने के लिए तो हर कोई कहता है, लेकिन इसमें आवश्यकता है हमें और आपको, हर किसी को एक दूसरे को सतर्क होने की। क्योंकि कहने के लिए तो दोषी किसी को भी ठहराया जा सकता है, दोषी बनाना बड़ा आसान है, अपने को खुद कहना ये थोड़ा बड़ा कठिन है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर ये सुधार लानी चाहिए। और प्लास्टिक की जहाँ तक बात करें, हम ऐसी भी प्लास्टिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे झोले मार्केट में आ रहे हैं जो जल सकते हैं, जो रिसाइक्लेबल हैं। और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। कहने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अधिक से अधिक यही हमारी उम्मीद एवं आशा है कि प्लास्टिक का उपयोग न करें। अतुल सर, आप ये बताएं, आजकल जलवायु कितनी तेज़ी से बदल रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी और ज़्यादा, ठंडी के मौसम में और ज़्यादा ठंडी, बरसात का जो मौसम है वो भी इधर से उधर हो गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही बढ़िया का सवाल आपने किया है। जलवायु की जहाँ तक बात करेंगे तो जलवायु इतनी बदल चुकी है, जलवायु की बात बहुत ही गंभीर बात है। और इसे सभी किसान भाइयों को, जो भी समतुल्य साथी हैं, कृषि छात्र हैं, उन सभी को अपने जीवन में इसको ग्रहण करना चाहिए और सुधार के लिए प्रयास भी करना चाहिए। देखा जाए तो खेती बाड़ी पहले कहते थे कि जो भी धान की रुपाई जब होती थी तो अप्रैल के पहले सप्ताह से लगाए और अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक धान का बेहन गिरा दिया जाता था। जून के प्रथम सप्ताह से धान की रुपाई होती थी। लेकिन पर्यावरण इतना बदल चुका है कि अभी हमारी धान की बेहन जो है, बीज जो है, वो गिराई जा रही है और रुपाई हमारी जुलाई के अंत से अगस्त के लास्ट तक होगी। और यही जब होगा तो कटाई जो है हम नवंबर के लास्ट से स्टार्ट करके दिसंबर के लास्ट तक करेंगे। जब हमारी धान की फसल लेट से होगी तो गेहूं भी लेट से ही होगी, स्वाभाविक सी बात है। और जब गेहूं लेट से होगी और लास्ट में जब गेहूं की कटाई होनी होगी तो उस समय पछुआ हवा, जो हवा हमारे यहाँ चलती है, पूर्वा पछुआ, वो पछुआ हवा के नाते दाने काफ़ी कम छोटे रह जाएंगे और उसी अवस्था में वो पक जाएंगे। किस तरह से किसान फसल चक्र अपनाएं कि मिट्टी भी उर्वरक रहे, प्रदूषित न हो और अच्छी फसल भी हो? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है कि तो फसल चक्र के लिए हम बात करें तो परंपरागत तरीके से बस एक ही चीज़ चलते चला आ रहा है। आज के परिवेश में हर कोई किसान अगर ध्यान दे इस बात के लिए तो बस धान गेहूँ, यहाँ तक कि उनके परिवार के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले छोटे बच्चे, उनसे पूछा जाए तो धान गेहूँ के सिवाय वो किसी फसल का नाम ही नहीं जानते। हमारे किसान भाई जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं एवं समतुल्य साथी जो भी हैं, उन्हें चाहिए कि इस फसल को छोड़कर थोड़ा सा, अगर धान की खेती करते हैं तो गेहूं के सीज़न में कुछ और उगा दें, या फिर गेहूं की अगर खेती करते हैं तो धान के समय में कुछ और उगा दें। हरी खाद जो होती है, जैसे ढैंचा, सनई, इसकी भी खेती करती रहें और समय समय पे मिट्टी की जांच करते रहें। मिट्टी की जांच करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे मिट्टी में कौन से खाद की आवश्यकता है और कौन सी खाद उर्वरक हमारी मिट्टी में पहले से ही उपस्थित है। और मिट्टी अधिक प्रदूषित ना हो, इसके लिए मिट्टी की जांच बहुत ही अति आवश्यक है। और आजकल देखा जा रहा है, फसल तो लोग काट ले रहे हैं, गेहूं का हो गया या धान का हो गया, और जो भी उसका डंठल बच रहा है उसको जला दे रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में ये नंबर की गाड़ियां चलेंगी, आज इस नंबर की गाड़ियां चलेंगी, सम और विषम वाला इफेक्ट है। हाँ। आप क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, पहले के समय में क्या था कि पशुओं से धान की मड़ाई होती थी और मशीनीकरण इतना नहीं था। हाँ। तो खेती बहुत ही संभल के और तरीके से होती थी। लेकिन आज के समय में समय हर किसी के पास बहुत कम है। लेकिन क्या समय कम होने से हमारी आजीविका सुधारी जा सकती है, ये एक सवाल है। नहीं, बिना खेती किए हम अपना पेट
जो भी है वो नहीं भर सकते। जहाँ तक बात कंबाइन हार्वेस्टर की है तो कंबाइन से तो हम अपनी कटाई कर लेते हैं, लेकिन जो फसल अवशेष है उसे किसान भाई अधिकतर खेतों में ही जला देते हैं। तो उसके लिए उपाय यही है कि उसको न जला करके जो भी जैसे पूसा ICR पूसा ने IARI ने निकाला हुआ है जीवामृत, घन जीवामृत और कई सारे, इनको जुताई करके खेत में ही इसको पलट करके और इसकी मतलब उसकी न जला करके उसका वहीं पे उपयोग कर सकते हैं, इसको सड़ा के खाद बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसको और बताइए, कैसे आप बता रहे हैं कि खाद बना सकते हैं। हमारे तरफ अगर देखा जाए तो अक्सर किसान क्या कर रहे हैं कि फसल तो जो गेहूं हो रहा है या धान घर में लेते जा रहे हैं और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है उसको जला दे रहे हैं, तो उसको वो कैसे यूज करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेस्ट डिकम्पोजर एक जैसे दही में, दूध में जामन डाल के दही बनाने की प्रक्रिया थी, उसी तरह एक बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर नाम की जो आई हुई है, उसको हम फसलों में उसका छिड़काव करके इसको खाद बना सकते हैं। और इसके अलावा उपाय ये है कि इसका अब तो बाइंडर मशीन आ गई है जो ये गट्ठर बना के इसको पशुओं के चारे के लिए इसका प्रबंध करके रखा जा सकता है। भूसा बनाने की मशीन से इसको भूसा बना के भी रखा जा सकता है, जो कि चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस अवशेष को न जला करके इसको अगर प्रबंध करके अगर रखा जाए तो काफ़ी इसका लाभ होगा। अनाज, जैसे एक कहावत है, आम के तो आम गुठलियों को भी दाम, तो ये एक कहावत इस पे बहुत ही बढ़िया बैठता है। आप फसल भी ले सकते हैं और बिना जलाए, बिना किसी प्रदूषण के इसका उपयोग भी कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लोग तरह तरह की खेती कर रहे हैं और काफ़ी कीटनाशक दवाएं डाल करके फसल को उगा रहे हैं। इस दौर में जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है और हर लोग चाह रहे हैं कि हम जैविक जो फसल है उसी का हम उपभोग करें। तो इसके बारे में जैविक की बात अगर की जाए तो अगर दो सब्जी की दुकानें हैं, अधिकतर डॉक्टर भी अब प्रेफर करते हैं कि जैविक तरीके से शुद्ध सब्जियां खाइए। और कैबेज वगैरह में तो अब तो सुनने में आया है कि ऐसे बैक्टीरिया भी आ रहे हैं कि जो मरते ही नहीं हैं। तो जैविक खेती की बात करें तो शुरू से ही हमें वो जैविक अपनाना पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया है और बजट भी पास हुआ है इस पे। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती अपना करके हम ये रसायनों को छोड़ के हम जैविक की तरफ अपना रुझान मोड़ सकते हैं। प्राकृतिक खेती में जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा, ये सारी चीज़ें उपयोग करके हम पुरानी परंपरागत तरीके से, पुरानी प्रणाली से इसको खेती कर सकते हैं और जैविक की तरफ अपने रुझान को बढ़ा सकते हैं। बदलते विकास के दौर में जहाँ रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, आसपास जितने पेड़ हैं काट दिए जा रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि उतने पेड़ लगाए भी जा रहे हैं कहीं पे। आए दिनों जैसे जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो गवर्नमेंट भी इस पे फोकस करेगी कि कई करोड़ रुपए वृक्षारोपण के लिए वो फंडिंग कर देगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि क्या ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि हम पौधा दे तभी आप लगाएंगे? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? या अगर सरकार वो पौधे लगा देती है तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका देखरेख हम खुद करें? क्या सरकार ऑक्सीजन लाके आपको घर पे देगी? तो ज़रूरत है हमें, आपको और हर किसान भाइयों को, हर किसी छात्र को और कृषि से संबंधित हर एक जुड़े हुए जो भी इंसान हैं उनको उसको बचाने के लिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए। अगर विकास के दौर में सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अगर पौधों को काटा जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहरों के जो किनारे कम से कम 2 किलोमीटर के रेंज में, नदियों के किनारे या फिर जहाँ संभव हो वहाँ पे अधिक से अधिक पौधे लगाएं। या ऐसी खेती पथरीली भूमि है जहाँ पे कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, वहाँ पे हम पौधे लगाकर इसको हम काफ़ी इसका सुधार कर सकते हैं। और ये विकास के दौर में जो पेड़ कट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है अगर देखा जाए? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो कोई नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का मूल नियम है। आपने भी सुना होगा, हर कोई जानते हैं, किसान भाई भी जानते हैं। तो परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ हर कोई परिवर्तन हो तब ये जाके सटीक बैठेगा हर एक के लिए। केवल सरकार चौड़ीकरण, सड़क चौड़ी अगर कर दे, गवर्नमेंट अगर केवल आपको सब कुछ करके दे दे, ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि अगर हर एक बंदा एक एक पौधा ही लगाए तो भी वो काफ़ी है। और वो आज पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा लगाए और प्रण ले
कि आज के दिन जो हम पौधा लगा रहे हैं वो आज नहीं 20 साल तक उसकी देख रेख करेंगे, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक हरा भरा नहीं रह जाता, तब तक अगर एक बार सूखता है तो 10 बार लगाएंगे, और एक नहीं ऐसे कईयों लोगों को हम प्रेरित करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अतुल सर, आपके बारे में जहाँ तक मुझे पता है आप गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं, तो थोड़ा आप बताएं कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं और किस तरह से आप बगीचों के साथ रहते हैं और पौधों से कितना आपको लगाव। देखिए, ये तो पर्सनल सवाल हो गया, लेकिन हम इस पर भी चर्चा कर देते हैं। हमारा 12 एकड़ का खुद का बागीचा है, जिसे हमारे बाबा जी ने लगाया था, लेकिन अभी हमने मैं एग्रीकल्चर से ही हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से पीएचडी कर रखा है हमने। तो 12 एकड़ में हमारा बगीचा है, जिसमें 200 आम के पेड़ हैं, लीची है, चीकू, अमरूद, मौसम्मी और भी कई सारे ऐसे पौधे हैं जो सब 12 महीने कोई ना कोई फल खाने को मिल जाता है। हमारे यहाँ बागवानी में आपको ये देखने को मिलेगा कि रसायनों का उपयोग एकदम प्रतिबंधित है। अगर आम का ये समय चल रहा है, हमारे यहाँ बिना किसी रसायन के डाल का पका हुआ आम आपको खाने को मिलेगा। दवा से हमारे यहाँ कोई आम नहीं पकाई जाती। सबसे ज़्यादा मतलब फेमस भी हैं। हमारे यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ से लगाया देश प्रदेश में जाता है। यहाँ से लगाया बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, जहाँ भी हो हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं। काफ़ी लोग का मानना है अगर कीटनाशक न डाला जाए तो फसल होगा ही नहीं, कि अगर कीटनाशक न डाला जाए तो कैसे किया जाए। मैंने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में बात किया, तो मैंने अभी आप एक शब्द का नाम लिया नीमास्त्र के बारे में। हमारे जो पुराने जो भी खेती बाड़ी करते थे, जैसे घाक की कहानियाँ और घाक के बारे में लोग कहते हैं, तो वो लोग भी करते थे, लेकिन तब इतनी आधुनिकरण नहीं थी, तब ये दवाएं नहीं थी, पेस्टिसाइड नहीं थे, इंसेक्टिसाइड नहीं थे, तो वो कैसे खेती करते थे, ये सोचने की बात है। नीम की पत्ती को, लहसुन की जो छिलके होते हैं उसको, प्याज की पत्ती को, इनको उबाल करके इनको 2 से 3 दिन तक जूट के बोरे में रख के, मिट्टी के बर्तन में रख के कीटनाशक हम खुद तैयार कर सकते हैं। सर, इस बदलते जलवायु के बारे में और घटती हुई फसल उत्पादन के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, उत्पादन जो किसानों का कम हो रहा है, सबसे बड़ी उसकी रीज़न उसका यही है कि जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने का कारण यही है कि पर्यावरण जो है हमारा हर तरह से प्रदूषित हो चुका है। चाहे वो मृदा हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। हमें, आपको या फिर हर किसी को आवश्यकता है सतर्क होने की, और अब पुरानी परंपरागत तरीके से या सतर्कता से हर एक चीज़ करने की। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो इसी तरह बिना समय की बारिश, बिना समय की ठंडी, बिना समय की गर्मी ऐसे ही होती रहेगी। और अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी, जैसे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, जहाँ पे हर एक फसल उगाई जाती है, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। कहीं धान होता है तो कहीं गेहूँ नहीं, कहीं मक्का होता है तो कहीं बाजरा नहीं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे देश में भी वही कंडीशन होगी। किसान भाई अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें ये इस चीज़ के लिए सतर्क होना चाहिए, और जो भी फसल अवशेष हैं जला रहे हैं उसको न जलाएं, जैविक तरीके से उसका उपयोग करें। जो शहर में जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, वृक्ष जो हैं कटते जा रहे हैं, तो किसानों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। शहरी जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि प्लास्टिक जो है उसका उपयोग बहुत ही कम से कम करें। अगर घर से आप बाज़ार के लिए निकलते हैं तो अपना जो भी है एक थैला अपने हाथ में खुद लेके जाएं। आप एक पर्स और 250 ग्राम का, आधा किलो का फ़ोन लेके चल सकते हैं, तो क्या हम और आप 200 ग्राम का एक झोला या बैग लेके नहीं निकल सकते? आवश्यकता है हमें जागरूक होने की। और इसी के साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी है सतर्कता है और जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतुल सर, आज पर्यावरण दिवस था और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी आभार, और सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ में आप सभी साथियों को ये प्रोग्राम सुनने के लिए, देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और बहुत बहुत। तो आज हमारे साथ थे ऋषि कृषि एपिसोड में कृषि विशेषज्ञ अतुल कुमार जी। आज हमने पर्यावरण दिवस के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही किसी अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ
बजाओ, जरा झूम के बजाओ।